हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। आज फिर मुझे बॉस ने अपने कमरे में बुलाया था। मैंने अपनी चुस्त कमीज़ से दुपट्टे को थोड़ा सा सरकाया और पीछे किया था। मैं जानती थी कि वह मेरे हुस्न और मेरी शख्सियत पर फ़िदा हो चुका है। वह एक बहुत ही बड़े जागीरदार का बेटा था, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। जितना वह दौलतमंद और अमीर था, उतना ही गुरूर और घमंड उस शख्स के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को वो घास नहीं डालता था, लेकिन मुझ पर मर मिटा था। मेरा ताल्लुक़ तो एक बहुत ही छोटे घराने से था, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना बहुत ही शाही था। मैंने कभी भी अपनी गुर्बत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। मैं पिछले 6 महीने से इस ऑफ़िस में काम कर रही थी और इससे पहले भी मैंने बहुत ही अच्छे ऑफ़िसों में जॉब की थी। यही वजह थी कि मेरे अच्छे तालीम और रिकॉर्ड के साथ साथ मेरा तगाज़ा भी काफ़ी था। इसलिए जहांगीर शाह ने जब इंटरव्यू लेते हुए मेरे डॉक्यूमेंट देखा तो एक नज़र मुझ पर सर से पैर तक डाली थी। मैं बहुत ही मात लड़की थी। जहांगीर शाह की हर बात का जवाब बहुत ही अच्छे से दे रही थी। आखिर में उसे मुस्कुरा कर मुझे देखा, मेरी फ़ाइल बंद की और कहने लगा, कल से आप जॉब पर आ सकती है। ये सुनकर मैं हैरान हुई थी। एकदम ही उसने फ़ैसला सुनाया था, लेकिन मुझे तो लगा था कि इंटरव्यू लोग चंद दिन बाद ही मुझे कॉल करके पता चलेगा कि जॉब मिली है या नहीं। लेकिन उसने तो एकदम फ़ैसला सुनाकर मुझे हैरान कर दिया था। मैं हैरत से उसे टुकर टुकर देख रही थी। मेरे यूँ देखने पर वह हंसने लगा, कहने लगा, देखे मुझे यूँ ना देखे, मुझे बहुत ही जल्दी नज़र लग जाती है। उसके इस तरह से कमेंट पर मैं बहुत ही खौफ से सोच रही थी। मैंने टेबल पर अपनी फ़ाइल उठाई और वहाँ से चली गई। मेरी उम्र 26 साल थी और वह 30 साल नौजवान था। मैंने जब ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया तब मुझे मालूम हुआ कि जहांगीर बहुत ही घमंडी और मगरूर किस्म का शख्स था। वह अपने एम्प्लॉय के सीधे सीधे मुँह बात तक नहीं करता था। ज़रा सा खिलाफ मिजाज अगर कोई भी हो जाता तो या ऐसा काम हो जाता तो वह सबके सामने औरत या मर्दों को भी जलील कर देता था। उसका सख्त रवैया देखकर पहले तो मैं बहुत ही घबरा सी गई थी, लेकिन मैं पहले से ही 3 साल से एक ऑफ़िस में काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे अपने काम का तजुर्बा बहुत ही अच्छा था। 1 महीने में ही मैंने अपनी मेहनत का लोहा मनवा लिया था। काफ़ी हद तक मैं उसके बिज़नेस के उतार चढ़ाव को समझ चुकी थी और वैसे ही काम करती थी जैसे कि जहांगीर शाह चाहता था। हालांकि मैं बेहद खूबसूरत लड़की नहीं थी, मेरी रंगत हल्की सी काली थी लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना एक मॉडर्न लड़की की तरह था। मैं चुस्त लिबास पहनती थी, बालों को लेयर्स में कटवा रखा था, वे हर वक्त खुले ही रहते थे। मेकअप भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी और बहुत ही मर्दों से बात करते करते मुझे आदत हो गई थी। मैंने कभी भी किसी से भी झिझक या शर्म महसूस नहीं की थी। जहांगीर शाह के साथ साथ मैंने बहुत सी मीटिंग भी अटेंड कर चुकी थी और मैं बहुत ही एहतियात से देखकर वो शख्स से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका था। पूरे 1 महीने बाद उसने मुझे अपने ऑफ़िस के रूम में बुलाया। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो एक दिल फरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी हुई थी। उसने मुझे कमरे के अंदर बुलाया और कहने लगा, मिस नाज़िश, मैं आपके काम से बेहद खुश हूँ। आप पहली लड़की है जिसने मुझे अभी तक शिकायत का मौका नहीं दिया। आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने मुस्कुरा कर अपनी तारीफ़ वसूली थी। झटके से अपने लेयर कटिंग के बाल हाथ से पीछे किए। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। आहिस्ता आहिस्ता अब वे मुझसे बिज़नेस के अलावा और भी बहुत सी बातें करने लगा। कभी मीटिंग्स के बाद मुझे समुंदर पर ले जाता। साहिले समुंदर पर नंगे पाँव मैं उसके साथ ढेरों बातें करने लगी। जितना मैं उसे बददिमाग और घमंडी समझती थी वैसा नहीं था। वह बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का शख्स था। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। मैं बहुत ही गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ ज़रूर था, लेकिन मैंने अपनी जॉब से कमाए हुए पैसों से एक अच्छे इलाके में फ़्लैट किराए पर ले लिया था। अपने छोटे बहन भाइयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया था। मेरा उठना बैठना एक मॉडर्न फैमिली की तरह था। अलबत्ता मेरे पापा सादे थे, वो हार्ट पेशेंट थे, इसलिए मैंने पहली बार घर से कदम निकाला था और नौकरी ढूंढी थी, वरना हमारे ख़ानदान में तालीम के फ़ौरन बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने जॉब की तरफ देखा था।
मैं अपने हालात को बदलना चाहती थी और आज मैं जिस मुकाम पर थी, ख़ानदान के लड़के मेरी तमन्ना करते थे, लेकिन मैंने हमेशा रिश्तों से इनकार कर देती थी। मैं चाहती थी कि जब मैं अपनी जॉब से 1 लाख से ऊपर कमाती हूँ तो जिससे मेरी शादी हो उसकी तनख्वाह भी तो 2.5 लाख से कम ना हो, क्योंकि जिस लग्जरी का मैंने खुद को आदी बना लिया था, मैं किसी भी छोटी मोटी जॉब करने वाले शख्स के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। जहांगीर के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का कहीं ना कहीं मेरा मकसद ये भी था कि अगर वह मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता तो मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत ही अच्छी गुजर सकती थी। वह आम जागीरदार जैसा हरगिज़ नहीं था जो औरतों को गुलाम बना के रखे। शहर में ज़्यादातर उसका वक्त गुजरता था, इसलिए अगर वह मुझसे शादी की बात करता तो मैं सबसे पहले उसी के रिश्ते को ताज्जुब देती। इसलिए मैंने खुद पर कोई भी हदें नहीं बांधी थी, ना ही जहांगीर शाह को किसी हद का पाबंद किया था। वह अक्सर बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लेता था, मुझे खुद से करीब कर लेता, बजाय उसे घूरने से मैं मुस्कुराती थी। यही वजह थी कि उसकी ज़रासत बढ़ने लगी थी और एक दिन तो वह सब कुछ हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर मेरा रिश्ता मांगे और मुझसे शादी कर ले, जैसे ही कि मिडिल क्लास लड़कियां सोचती है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका मकसद कुछ और था। वो मीटिंग के बहाने मुझे फार्म हाउस ले जाएगा। मुझे लगा कि हम रात तक वापस हो जाएंगे, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और कोई भी मीटिंग नहीं हुई तो मैंने उसे कहा कि आपने अभी तक अपनी मीटिंग के मेंबर्स को नहीं बुलवाया। अंधेरा फैल रहा है, मुझे घर जाना है और आप जानते हैं कि यहाँ शहर से रास्ता अब 2 घंटे का है। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि क्या मतलब, फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? वह कहने लगा बस तुम्हारे बगैर अब तक वक्त नहीं गुजरता मेरा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तो फिर मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग ले। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा मैं जागीरदार हूँ, तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, हमारा कोई जोड़ नहीं है। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल बुझ कर रह गया था। मैं तो समझती थी कि वह एक ऐसी सोच का मालिक नहीं होगा, लेकिन उसकी बात ने जैसे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। उसने एक ही जुमले में मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे ये सब बता दिया कि मैं एक जागीरदार की बीवी नहीं बन सकती। ये कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और उसके फार्म हाउस के बने हुए छोटे से कॉटेज से बाहर निकलने लगी, जो कि 3 कमरों पर बहुत ही मुश्किल से बना हुआ था। इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसके पहलू में जा गिरी। कहने लगा ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें, कह तो चुका हूँ कि मैं एक जागीरदार हूँ और ऐसे शौक़ हमारे तुम जैसी लड़कियों ही तो पूरी करती है। ये सुनना था कि गुस्से से मेरे कानों की लो तक सुर्ख हुई। उसने मुझे समझ क्या रखा था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और खड़ी हो गई। मैंने कहा कि आप बहुत गलत समझते हैं मुझे। मैं कोई डरपोक किस्म की लड़की नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे छूने की भी कोशिश की, तुम्हारे हलक का कांटा बन जाओगी। मैं समझे मेरा ये कहना था कि वह भी गुस्से से खड़ा हुआ, मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगा अच्छा तुम मुझे धमकी दे रही है, जहांगीर शाह को धमकी दे रही हो तुम। ठीक है, आज की रात तुम यहीं रुकोगी मेरे साथ और मेरी रात को रंगीन बनाओगी और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हलक का कांटा कैसे बनती हो। बेशक मैं पुरएतमान लड़की थी, लेकिन उस वक्त उसके फार्म हाउस पर मैं और बिल्कुल अकेली थी। वहाँ उसके गार्ड्स थे, उसके चौकीदार थे। मैं उससे अपना हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन वह मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में ले गया। पूरी रात उसने मेरे साथ बेरहमी का सलूक किया। मुझे बर्बाद करने के बाद मुझ पर कह के लगाकर हंसने लगा। कहने लगा लो कर ली मैंने तुम्हारे साथ अपनी रात रंगीन। अब मैं देखता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। मैं कमज़ोर लड़कियों की तरह रोई नहीं थी, उससे रहम की भीख नहीं मांगी थी। मैं अकेली उस फार्म हाउस से निकल आई। वापस जब अपने घर पहुंची तो मेरे पापा बेहद परेशान थे। माँ मुझसे पूछने लगी कि रात भर तुम कहाँ थी। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मीडिया के सामने उस शख्स के बारे में सब कुछ सच बता दिया, जिसने अपने चेहरे पर लगे ज़ख्म भी दिखाए। पहले तो ये खबर खूब फैली, लेकिन जहांगीर के पैसों के सामने इस खबर को दूसरा रंग दे दिया गया कि मैंने किसी और के साथ गुनाह किया है। बदला लेने के लिए जहांगीर पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं सबके सामने बुरी बन चुकी थी, ज़हनी अज़ियत में आ चुकी थी। मैंने नौकरी छोड़ दी और घर में बैठ गई। लोगों का सामना करना मेरे लिए मुश्किल तरीन काम था।
मेरा सारा तमाशा ख़त्म हो चुका था। लोगों के ताने और शक भरी और हिकारत भरी नज़रें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। बरसों में कमाई गई इज्जत को उस शख्स ने तो कौड़ी करके रख दिया था। मुझे उस शख्स से इतनी नफ़रत थी कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ़ होता तो मैं जहांगीर शाह का कर देती। मेरे पापा मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उनको हार्ट अटैक हुआ। मेरे पापा हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे कि उनकी डेथ हो गई। मैं खुद अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अपने पापा के डेथ की खबर सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक और दिल दहला देने वाली खबर मुझ पर खुली थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये खबर मेरे लिए बहुत ही अजियत वाली थी। जब मैं कुछ दिन बाद उसी हॉस्पिटल में गई, मुझे जॉब करनी थी, अपने घर के बारे में सोचना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। इसलिए मैं बच्चे जैसी मुसीबत अपने गले में नहीं पाल सकती थी, जो कि एक गुनाह की पैदावार था और उस शख्स की निशानी था जिससे मुझे शदीद नफ़रत थी। मैं हॉस्पिटल गई, लेडी डॉक्टर से कहा कि आप हर सूरत में मेरा अबॉर्शन कर दे, लेकिन वह मुझे कहने लगी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, फ़िलहाल मैं इतनी मुतमईन नहीं हूँ कि अबॉर्शन करवाऊँ, मेरी जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए उसने मुझे कुछ ताकत की मेडिसिन लिख कर दे दी। कहने लगी कि 20 दिन तक तुम मेडिसिन खाओ, उसके बाद आओ, फिर मैं तुम्हारा अबॉर्शन कर सकती हूँ। मैं अभी लेडी डॉक्टर के कमरे से बाहर नहीं निकली थी कि मेरे पीछे एक औरत और एक आदमी खड़े थे। शायद वे लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने आए थे। औरत का हुलिया कुछ अजीबोगरीब किस्म का था। देहाती किस्म के कपड़े पहन रखे थे और खूब सारा जेवर पहना हुआ था। तकरीबन 35-36 साल की उम्र की होगी, लेकिन उसके साथ खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ के रह गए थे। वे जहांगीर शाह था। उसे देखकर मेरी आंखों में नफ़रत भी बढ़ने लगी थी, लेकिन वे मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैं वहाँ से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। लेकिन अगले दिन जो क़यामत हमारे घर पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगले ही दिन जहांगीर मेरे घर पर आ गया, उसके गार्ड भी उसके साथ थे। मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए और मेरी माँ और मेरे छोटे बहन भाई पर यह सब देखकर बुरी तरह से घबरा गए। मैंने उससे कहा कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम जो चाहते थे वो तो तुम हो चुका है। तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा और कर लिया, मुझे बदनाम करना चाहा, वे भी तुमने कर चुके हो। अब दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वे बड़े गुस्से से मेरे सामने आया, मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी एक बहुत ही कीमती चीज़ तुम्हारे पास है, बस वे तुमसे वापस ले लूँ और तो चला जाऊँगा। मैंने कहा कि मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर आग लगा दी। मैं फ़ौरन से पीछे हटी और कहने लगा, ये मेरा वारिस है तुम्हारे पास। ये सुनकर मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। शायद वो लेडी डॉक्टर से मेरी होने वाली बातें सुन चुका था। मैंने कहा कि कौन सा तुम्हारा बच्चा? मेरे अंदर तो किसी और की निशानी है। यही कहा था कि ना तुमने मीडिया वालों के सामने, अब तुम क्यों इस पर अपना हक जमा रहे हो? वह कहने लगा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरी ख़ानदानी बीवी मुझे औलाद देने से कासिर है। बहुत ही इलाज करवाए हैं मैंने, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे वारिस चाहिए जो मुझे तुमसे मिल सकता है। इसलिए जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे वजूद में है, तुम्हें अपने पास रखना मेरी मजबूरी है। ये कहकर वे मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम शराफत से मेरे साथ जाना पसंद करोगी या नहीं? ये ज़बरदस्ती उठा कर ले जाओ। ये सुना था कि मैं अंदर ही अंदर खौफ ज़्यादा हुई थी। मेरी माँ रोने लगी, उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वह कहने लगा कि नहीं छोड़ सकता, नाजिश मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरा वारिस है उसके पास, और अगर मैंने उसे आज़ाद छोड़ दिया तो ये मेरे बच्चे को मार डालेगी। मैंने कहा, हाँ मैं मार डालूँगी, मुझे नफ़रत है इससे और तुमसे और तुम्हारे इस नाजायज़ बच्चे से। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहने लगा, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, अपनी औलाद के खातिर मैं तुम्हें जायज़ बीवी भी बनाने को तैयार हूँ। फिर कहने लगा कि काजी को मैं अपने साथ लाया हूँ। फिर उसने अपने गार्ड से कहा कि नीचे जाओ और गाड़ी में जो मौलाना साहब बैठे हैं उन्हें ऊपर लेकर आओ, मैं अभी इसी वक्त इससे निकाह करूँगा। जैसे ही वह निकाह ख्वाजा ऊपर आया और निकाह शुरू किया, मैंने निकाह से इनकार कर दिया। जहांगीर तो यूँ था कि गुस्से से मारे मुझे जान से मार डालेगा।
मेरी माँ से कहने लगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने शराफत से मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाऊँगा और तुम लोगों की ज़िंदगी अजीज़ बना कर रख दूँगा। इससे समझाओ कि ये मुझसे शराफत से शादी कर ले। अगर ये बिना चूचरे किए मुझसे शादी कर लेती है तो तुम लोगों की भी सारी जिम्मेदारी मैं खुद ले लूँगा, कोई तंगी नहीं आएगी तुम लोगों के पास। मेरी माँ मेरी मिन्नत करने लगी कि वह हर हाल में तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बेहतर है कि तुम एक जायज़ रिश्ते के साथ उसके साथ जाओ। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां हमेशा बेबसी और मजबूरी के तहत खामोश हो जाती है जब अपने माँ बाप को जुड़े हुए हाथ देखती है और वे सब कुछ कर जाती है जो करना नहीं चाहती। मेरा और जहांगीर की शादी भी मेरी बहुत ही बड़ी मजबूरी थी। निकाह के बाद वे मुझसे अपने साथ गांव में अपनी हवेली में ले गया, जहां उसकी पहली बीवी भी मौजूद थी जो मुझसे नफ़रत से देख रही थी। उसके घर में एक गैर ज़रूरी चीज़ थी, एक गैर ज़रूरी फ़र्ज था, अहमियत थी जो मेरे वजूद में अंदर पल रहा था। जहांगीर शाह का वारिस मेरी सास ने मुझे एक कुशा सा कमरा दिया जिसमें हर सहूलियत मौजूद थी। मेरी खिदमत के लिए 2 नौकरानी भी लगाई हुई थी, लेकिन मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मैं कभी भी ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। मैंने सारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारी थी, लेकिन वे दोनों मुलाज़िमत औरतें मेरे पल पल की खबर जहांगीर को उसकी माँ को देती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं उसके बच्चे को अपने तन से जुदा कर दूं, जिसकी वजह से मैं कैद हो चुकी थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। महल चाहे सोने का ही क्यों ना बनाओ, अगर उसमें कैद करके रखा जाए तो वे भी पिंजरे से कम नहीं लगता। मेरा यहीं दम घुटने लगा था। मुझे खाने पीने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ें दी जाती थी और ज़बरदस्ती खिलाई भी जाती थी। एक बार मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया। मुलाजिम मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने ट्रे उसके हाथ में पकड़कर ज़मीन पर ज़ोर से पटक दी। सारा खाना ज़मीन पर गिर गया। कांच के बर्तन भी टूट चुके थे। शोर की आवाज़ से सुनकर मेरी सास कमरे में आई। कहने लगी कि ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना और ना ही मुझे यहाँ पर रहना है। खुदा के लिए मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। वे कहने लगी कि जब तक तुम जहांगीर शाह के बच्चे की माँ नहीं बन जाती, यहाँ से तुम्हारा जाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मैं और बेफिक्र रहो, तुम जैसी शहरी आवारा लड़की को हम अपने ख़ानदान की इज़्ज़त कभी भी नहीं बनाना चाहेंगे। जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दोगी तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। मुझे इस बच्चे को कोई लगाव ही और कोई दिली वास्ता ही नहीं था, क्योंकि यह गुनाह का नतीजा था, लेकिन मेरा वाकई वहाँ दम घुटता था। मैंने कहा कि मुझे खाना भी नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांट डपट करने लगी कि अगर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम नहीं जानती कि जहांगीर तुम्हारा क्या हश्र करेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। जहांगीर शाह शहर में था, बहुत ही कम ही गांव में आता था, लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली तो वह रात को शहर से गांव पहुंच गया। 6 घंटे का सफ़र करके जब वह गांव पहुंचा तो बेहद गुस्से में था। रात के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं उस वक्त नींद में थी। बड़ी ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और एकदम से कमरे की तमाम बत्तियाँ रोशन हुई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो जहांगीर बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा पकड़ रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोच चुकी थी कि आज इस शख्स के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे ही मैं उठकर बैठी वह मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं, क्या तमाशा बना रखा है, तुमने खा क्यों नहीं रही हो। तुम महज गुस्से से फनकार रहा था। मैंने कहा, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरा बाजू ज़ोर से दबोचा। उसकी सख्त गिरफ्त पर मैं तलब कर रह गई थी। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इनकार किया तो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हो कि मुझ जैसे इंसान जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ के रख दूँगा अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा, अल्लाह करे मर जाए तुम्हारा बच्चा, जिसकी वजह से मैं इस अज़ियत में फंस चुकी हूँ। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर मारा था।
मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। कहने लगा, आज तो तुमने ये बात ज़ुबान से निकाल दी। आइंदा अगर गलती से भी तुम्हारी ज़ुबान से ये निकला तो तुम्हारा गला घोट दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले की तारीफ पढ़ रहे थे, लेकिन एकदम उसने अपने हाथों को रोका था। उस वक्त तो शदीद गुस्से में था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, रुक क्यों गए? बढ़ाओ अपने हाथ, आगे दबाओ मेरा गला घोट कर मुझे मार डालो। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और अपने गले पर रखकर उसके हाथों से अपना गला दबाने लगी। वे मेरा हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई। मैंने कहा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो भी उठाया कैसे? मैं मार डालूँगी खुद को, और मेरे साथ साथ तुम्हारा ये वारिस भी मर जाएगा। मेरा ये कहना था कि उसका रंग एकदम फीका पड़ गया। मैं बेड से खड़ी हो गई, सामने ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर मारकर आधी तोड़ दी। बाकी बोतल कांच समेत मेरे हाथ में थी। मैंने वे कांच पकड़ा और अपने पेट की तरफ बढ़ा दिया। मैं इस कदर गुस्से में थी कि मेरा जी चाहा मैं अपने पेट में वे कांच मार डालूं, खुद को ख़त्म कर लूं और इस बच्चे को भी मार डालूं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अजाब बन कर रह गई है। ये देखना था कि वह फ़ौरन से मेरे पास आने लगा। उसकी यह हालत थी कि जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं, उसको मारने वाली हूँ। वह कहने लगा, देखो ऐसा कुछ मत करना। उस वक्त वह बहुत ही खौफ में गिरा हुआ था, जिस कदर मैं उससे पीछे थी। अगर वे मेरी तरफ बढ़ता तो शायद गुस्से से अपने पेट पर वह कांच घुसा लेती। मैंने कहा, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उसके बढ़ते हुए कदम फ़ौरन से रुके। कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ इस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा था। उसकी आंखों में आंसू देखे थे। औलाद इंसान को कैसे मजबूर करती है, ये मैं जहांगीर शाह की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊँगा। तुम मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया। वह मुझे शहर ले आया। मैं उसके शहर के बड़े से बंगले में रहने लगी। मुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं थी और कोई भी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, जहांगीर शाह मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता। रोज़ मुझसे पूछता कि मैंने खाना ठीक से खाया है या नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि ये सारी बातें बच्चे की पैदाइश तक महफूज है। बहरहाल मैं भी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। 9 महीने का अरसा गुजर चुका था जब मुझे बच्चा की तकलीफ़ शुरू हो गई। मैं बेतहाशा रोई जा रही थी। उस वक्त मुझे जहांगीर शाह गोद में उठाकर बाहर तक गाड़ी लाया था। ड्राइवर से कहने लगा कि फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे साथ वो पिछली सीट पर बैठा रहा। हॉस्पिटल में जाकर मैंने उसका हाथ थामा हुआ था। मैं बहुत ही रो रही थी। मैंने कहा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जहांगीर, मैं मर तो नहीं जाऊँगी ना? मैं दर्द से बेहाल थी। मुझे लग रहा था कि मैं शायद ये दर्द सह नहीं पाऊँ। वे मेरा सर सहलाने लगा। कहने लगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी डॉक्टर कहने लगी कि इसका केस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा है। हम या तो इस औरत को बचा सकते हैं या इसके बच्चे को। ये सुनकर मुझे लगा था कि बस अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा, क्योंकि जहांगीर शाह को अपने वारिस से मोहब्बत थी। अपने वारिस के खातिर वह कुछ भी कर सकता था। अगर वह मुझसे शादी कर सकता था तो मुझे अपने बच्चे के खातिर कुर्बान भी कर सकता था। मैंने कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसके बाद मैं नहीं जानती थी कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया में गाफिल हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो लगा कि शायद मैं ज़िंदा तौर पर बच गई हूँ। मैं हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में बजाय एक प्राइवेट रूम में थी। नर्स मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैंने पूछा कि मेरा बच्चा कैसा है, तो कहने लगी कि आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो कहने लगी कि आपके पति से पूछा था कि हम बच्चे को बचाएं या उसकी माँ को, क्योंकि उन दोनों में से बस एक ही बच सकता था। तो उसने कहा था कि आप मेरी बीवी को बचा ले, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मुझे हैरत का बहुत ही बड़ा झटका लगा था। ये कैसे हो सकता था? उस शख्स ने तो मुझे अपने वारिस के खातिर अपनाया था, फिर वे कैसे अपने बच्चे से दस्तबरदार हो सकता था? कुछ ही देर बाद जहांगीर शाह मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और मुझे उस बच्चे से ज़रा भी लगाव नहीं था, लेकिन 9 महीने वे मेरे पूरे वजूद का हिस्सा रहा था। कैसे मुमकिन था कि मेरी आंखों से आंसू न बहते? मेरी आंखों से आंसू बहकर तकिए भिगोने लगे। जहांगीर शाह बिल्कुल टूट चुका था।
मेरे पास आया, अपने दोनों हाथों से मेरे आंसू साफ़ करने लगा, मेरा सर सहलाने लगा, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो कि रो मत, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने उसके हाथों को नहीं झटका। मैंने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा वारिस तो तुम्हें मिल रहा था। तुमने अपने वारिस की खातिर मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को बर्दाश्त किया था, फिर मर जाने देते मुझे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जो मैं तुम्हें सज़ा पर सज़ा देता रहता था, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उस जुल्म की मेरी ये सज़ा थी। फिर उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। मैं फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि नाजिश मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। मेरी बात सुनकर वह अपना रोना भूल गया। कुछ देर बाद मुझे देखता रहा, फिर नहीं में सिर हिलाने लगा, कहने लगा ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ मेरी बीवी की हैसियत से रहो। मैं सारी दुनिया के सामने हर बात को बताऊँगा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ ज्यादती की है, और उस सबका तरह सबके सामने कर दूँगा। मेरे दोनों हाथ थाम कर वह मुझसे मिन्नत कर रहा था, लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे उसे माफ़ करना चाहिए कि नहीं। आप मुझे कुछ मशवरा दीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।